फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अपन लेक्चर देखते हैं, अपनी नेक्स्ट यूनिट है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, लेक्चर नंबर 32। तो इसके बारे में देखते हैं भाई, अपन एसएफडी बीएमडी देख चुके हैं, अब हम देखते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे मान लीजिए कोई भी बीम है जिस पर क्या है, कोई भी लोडिंग है, मैं आपको यूडीएल से लेके बताता हूं, कोई भी लोडिंग गिवन है तो उस लोडिंग के कारण क्या होता है, वो जो हमारी बीम है धीरे धीरे उसकी, ये तो थी उसकी इनिशियल शेप, मतलब पहले कैसी थी वो स्ट्रेट थी, ये है उसकी इनिशियल शेप, ठीक है भाई। लेकिन लोडिंग के साथ साथ धीरे धीरे क्या, जैसे लोड पड़ेगा तो वो बीम क्या है थोड़ी बहुत डेविएट हो जाएगी। डेविएट का मतलब क्या होता है, अपनी ओरिजिनल शेप से बदल जाना, उसे बोलते हैं डेविएशन। और ये कौन सी शेप है हमारी, ये है डिफ्लेक्टेड शेप। डिफ्लेक्टेड का मतलब शेप क्या है, ये डिफ्लेक्शन शेप है ये हमारी। तो ये जो ओरिजिनल शेप पहले ऐसी थी, अब बाद में लोडिंग के बाद में कैसी हो गई, वो ऐसी हो गई। ये बहुत माइनर होता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ज्यादा दिखाया हुआ है। क्यों? अगर मैं इसको छोटा दिखाऊंगा तो आप इसको समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज दिखाया है। अब देखिए इसमें जो आपको दिख रहा है ना बीच में डेविएशन, मतलब विचलन, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन है इनिशियल से जो हमारी डिफ्लेक्टेड स्लोप है उसके बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंसेस हैं हर पॉइंट पे, वो कहलाते हैं डिफ्लेक्शन। ये यहां पर डिफ्लेक्शन है सेंटर पर, ये दूरी क्या है, ये यहां इस वाले पॉइंट पर डिफ्लेक्शन है, ये यहां पर डिफ्लेक्शन है। और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है इनिशियल स्लोप से थीटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं स्लोप। ये थीटा तो यहां पे हमारी स्लोप, और डेल्टा क्या होता है हमारा, ये होता है डिफ्लेक्शन। तो हमारा काम क्या है एक्चुअल में, हमारा काम यही है इस यूनिट के अंदर, स्लोप जो हमारी डिफरेंट लोडिंग है उस लोडिंग के कारण स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना। तो हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख चुके हैं कि स्लोप क्या होती है और डिफ्लेक्शन क्या होती है। इसके अपने 4 मेथड होते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। सबसे पहला मेथड हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, आफ्टर दैट मैकलेज मेथड, थर्ड मेथड है हमारा मोमेंट एरिया मेथड, और फोर्थ हमारा कंजुगेट बीम मेथड। तो मैं चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। यहां पर अपन क्या है, डायरेक्ट इनके जो रिजल्ट है वो देखेंगे अपन, रिजल्ट्स अपन देखेंगे जो अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो सब्जेक्टिव पार्ट है बहुत बड़ा। लेकिन हम किससे रिलेटेड, हम क्या चीज देखेंगे इसके अंदर, केवल जो हमारे ऑब्जेक्टिव में जो काम आती है उन चीजों को हम देखेंगे। चारों मेथड के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। तो पहले आप इसको उतार दो कि स्लोप क्या होता है, डिफ्लेक्शन क्या होती है। तो अब मैं इसको मिटा करके इसको मिटाता हूं, फिर हम देखते हैं कि हम स्लोप डिफ्लेक्शन को कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन की सहायता से। कैसे निकालते हैं, जनरल इक्वेशन की सहायता से। देखो भाई जनरल इक्वेशन क्या कहती है हमारी, जनरल डिफरेंशियल। तो ये जो बीम थी इसमें ये आपको दिख रहा है, ये स्लोप ऐसे थी। तो क्या मानते हैं कि ये आप इसको, जैसे सर्किल है तो सर्किल का ये मेरा सेंटर है, सेंटर से अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूं तो ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको, ये डिस्टेंस, ये क्या है उसकी चाप। चाप का मतलब क्या है, ये है मेरी सर्किल की आर्क। तो ये आर्क है और ये क्या है, ये हमारी जीवा है, ठीक है ना। तो ये आपको आर्क और जीवा दिख रही है कि नहीं, बिल्कुल दिख रही है। ये हमारी रेडियस है। तो जो हमारी ये हमारी डिस्टेंस क्या होती है, ये होती है वाई डिस्टेंस। और यहां से अगर इधर जाएंगे तो ये कौन सी डिस्टेंस है, एक्स। तो हमारी 1/r हम किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये जो डिस्टेंस है ना, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है d²y/dx²। ये हमको मालूम है, ये रिलेशनशिप होती है। कहां से आई ये रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप आएगी हमारे इस सर्किल से। और इसके आधार पर ही हम एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, और उस इक्वेशन का यूज करके हम क्या निकालेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन को। तो हम यहां पर ये कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम एक सर्किल बनाएंगे। इसको क्या बनाएंगे, हम एक सर्किल बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी क्या थी, तो देखिए भाई ये मान लीजिए ये अपना सर्किल है जिसकी ये रेडियस क्या है, r, ये रेडियस है इसकी r, ठीक। सर्किल की रेडियस है r। ये डिस्टेंस कितनी भी थी हमें नहीं मालूम, ये चलते हैं अपन नीचे, y, और ये क्या होता है हमारा x। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के जो एक्सप्रेशन है वो क्या आता है इस सर्किल से, हमारा रेडियस मैं लिख देता हूं कर्वेचर
ये तो आर तो रेडियस है और 1/r क्या होता है हमारा कर्वेचर। कर्वेचर 1/r बराबर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं सिंस m/i m/i सिग्मा अपॉन वाई ई बाय आर, m/i सिग्मा अपॉन वाई बराबर ई बाय आर होता है क्या नहीं होता है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों से देखूं तो 1/r क्या हो जाएगा m/i ई तरफ आ जाएगा। तो 1/r बराबर m/ei। तो मैं 1/r की जगह m/ei लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा, लेकिन आया कैसे मैंने आपको बता दिया। तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूं, 1/r की जगह m/ei बराबर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। तो यहां से मेरा क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर m/ei। ये मेरी इक्वेशन, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके ही हम क्या ज्ञात करते हैं, इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके ही हम क्या ज्ञात करते हैं, डिफ्लेक्शन और स्लोप को। वो हमारा पहला मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है हमारा, वो होता है हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो उसमें हम 2 बार इंटीग्रेशन करते हैं। यहां पर मैं आपको एक टर्म बता देता हूं। तो आपको यहां से दिख रहा है कि अगर मैं ये उसको हम नोट में लिख देंगे बाद में, तो हमारी कौन सी इक्वेशन काम में आएगी वो मैं आपको बता चुका हूं। तो देखो नोट में हम क्या लिखेंगे, आपको ये दिख रहा है, अभी आप लिखेंगे नहीं इसको, यहां से अपन को दिख रहा है DEI डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है। इसी मोमेंट का आप एक बार और क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, dm बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यूब अपॉन में डी एक्स क्यूब। ये किसकी वैल्यू होती है, ये आप देख चुके लास्ट मिनट के अंदर। इसका आप एक बार और कर दो डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगी, ये पावर 4 हो जाएगी। और ये डी एस बाई डी एक्स और ये डी स्क्वायर बाई डी, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू w के बराबर हो जाएगी। और इसका जो अपन क्या करते चले जाएंगे, इंटीग्रेशन, तो ये स्क्वायर जो हमारी वैल्यू है ये धीरे धीरे घटती चली जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आते हैं, वो मैं लिख देता हूं आपको। तो देखो ये हमारी एक इस अकेली इक्वेशन से, कौन सी इक्वेशन से, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर m अपॉन में ei। ये जो हमारी इक्वेशन थी m बराबर ei डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन m थी। अगर मैं ये हमारी पहली इक्वेशन थी, अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन करते चला जाता हूं तब तो मेरा क्या आ जाएगी, इनकी वैल्यूज बढ़ती चली जाएंगी। हमारे m से मेरे को प्राप्त होगा क्या, शियर फोर्स, और शियर फोर्स से लोड। और अगर मैं इनका क्या करता चला जाऊं, इनका मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, तो ये आप जब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दोगे तो स्क्वायर घट जाएगा, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप प्राप्त होगी मेरे को। और इसका भी इंटीग्रेशन कर दूंगा तो केवल क्या बचेगा, y, वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन। तो इसी इक्वेशन से दोनों चीजें आ रही है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते चले जाओगे तो मोमेंट, और मोमेंट से शियर फोर्स से लोड, और इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या, स्लोप और डिफ्लेक्शन। इन चारों पांचों चीजों को अपन लिखेंगे 1 बाय 1। कैसे लिखेंगे वो अपन नोट में लिखेंगे। तो पहले मैं आपको रिजल्ट इसका बता देता हूं। तो पहली इक्वेशन तो हमारी ये थी, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं क्या करता हूं, एक बार और मैंने क्या कर दिया, एक बार और मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब ये एक बार और कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये डी एम बाय डी एक्स हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, स्लोप होता है। इक्वेशन 2 हो गई। तो इक्वेशन 2 क्या बता रही है आपको, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब बराबर स्लोप। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब मैं क्या करता हूं, इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता हूं, तो मेरा ये होगा ई आई डी 4 वाई बाय डी एक्स 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसका क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक बार डी एस बाई डी एक्स। और ये किसके बराबर होता था, हमने लास्ट मिनट में देखा था, ये रेट ऑफ लोडिंग के बराबर होता था। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ई आई डी 4 वाई बाय डी एक्स 4 बराबर डब्ल्यू। ये होगी मेरी इक्वेशन 3। तो देखो भाई, मैं इस इक्वेशन का क्या करता चला गया, मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करता चला गया, तो मेरे को क्या मिल रहा है, मोमेंट, मोमेंट से शियर फोर्स से W। ठीक है। तो आप इन तीनों को लिखो, नोट 1 2 3 को। इसके बाद में आपको इसका इंटीग्रेशन से करेंगे अपन। आप ये उतार दो कंप्लीट जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन को।
मैं इसे मिटाता हूं। नोट अपने तीनों हो चुके हैं, नोट में चलने दो आप इसको कंप्लीट को। इसका अब अपन करते हैं आगे। अब अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1। आप जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये क्या है हमारी डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है एक बार इंटीग्रेशन करने पे। यही क्या होती है हमारी स्लोप होती है, ठीक है। और इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देते हैं अपन, तो ये जो वैल्यू आती है हमारी, ये क्या आएगी, डी इंटीग्रेशन एम प्लस में C1। एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो यहां से क्या आ गया अपन को, इससे अपन को आ चुका है स्लोप प्राप्त होगी। डी वाई बाई डी एक्स क्या होती है हमारी, स्लोप होती है भाई। देखो ना, ये आप डी वाई क्या हो गया, चेंज इन डेप्थ, डी एक्स क्या है, चेंज इन लेंथ। तो लंब बटे आधार वो क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हमारा, थीटा मतलब स्लोप। तो ये किसको बता रहा है, अपने स्लोप को बता रहा है। तो ये अपना आ चुका है, स्लोप आ गई। ऐसे अपन एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई आई इंटीग्रेटिंग अगेन, इंटीग्रेटिंग 1 2 3 4 इक्वेशन 4। तो क्या हो गया हमारा, ई आई वाई बराबर इंटीग्रेशन एम प्लस C1 प्लस में C2। मतलब यहां से मेरा क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। यहां से मेरा आ चुका है डिफ्लेक्शन। ये तो है मेरा क्या, स्लोप, और ये क्या है मेरा डिफ्लेक्शन। तो ये हमारी आपने देखा एक ही इक्वेशन थी, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के बराबर एम। इसका हम क्या करते चले गए, डिफरेंशिएशन, मतलब एक क्यूब हो गया और ये 4 पावर हो गई, तब तो मेरा क्या प्राप्त हो रहा है, शियर फोर्स और लोडिंग की रेट। और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को स्लोप और डिफ्लेक्शन। तो आप इसी क्रम में ध्यान रखेंगे, क्या क्या ध्यान रखेंगे आप, जब आपको इस क्रम को मैं बना देता हूं, इस क्रम को मैं बना देता हूं आपको, देखो उसको आप नोट ग्रुप में लिख देंगे। इस क्रम को मैं बना देता हूं, नोट नंबर 1 डाल देंगे आप इसको। तो ये नोट नंबर 1 था हमारा। नोट नंबर 2 क्या हो जाएगा, y से क्या प्राप्त होगा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स, फिर एक बार और कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार और कर दिया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, एक बार और कर दिया, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर। आपको स्टेटमेंट डायरेक्टली मिलेगा। वैसे हाई लेवल पे पूछते हैं, आपके पूछ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब किसको दर्शाता है अपने, तो अपन सब चीजों को लिख देते हैं। तो ये तो क्या है अपना, ये हमारा डिफ्लेक्शन। उल्टा चलते हैं इसमें, यहां से देखो ये क्या है हमारा लोड। लोड के बाद हमने क्या पढ़ा था, लोड से शियर फोर्स, फिर बेंडिंग मूवमेंट, और फिर स्लोप, और फिर डिफ्लेक्शन। लो इसमें आपको कुछ याद ही नहीं करना, कैसे आई ये चीजें वो मैंने डिटेल बता दी है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। वो केवल समझने के लिए आप भूल जाओ कि कैसे आया था, पहला नोट उसके लिए था। आपको जो याद रखना है वो ये वाली टर्म ध्यान रखनी है आपको। इस तरह से स्टार्ट होंगी चीजें। वाई का डिफरेंशिएशन, उल्टा चलोगे तो इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, सीधा चल रहे तो डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं, और ये वैल्यूज हमको मिलती जा रही हैं। बात क्लियर है। तो ये हमारी, देखो आपने गौर किया हो तो ये पिछली वाली इक्वेशन है जो पिछली यूनिट में काम आ रही थी, वो यहां पर भी काम आ रही है। तो मैं इसको मिटा देता हूं अब, ठीक है, आप इसको उतार लेंगे। अब हम लिखते हैं कौन कौन से इसके 4 मेथड हैं। इसके जनरली कितने मेथड हैं हमारे, 4 मेथड हैं। 4 में से डिटेल में अपन नहीं देखेंगे मेथड्स को, जो अपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे। 1-2 मेथड को मैं आपको बता दूंगा। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन, ठीक, मेन हेडिंग है ये। सबसे पहला मेथड कौन सा है हमारा, वो है डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो भाई इसमें क्या करते हैं हम, इस मेथड में जो हमारी इक्वेशन थी ना, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर एम अपॉन ए आई, इसका यूज करते हैं हम। और इसका यूज करके इसका एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब स्लोप प्राप्त हो गई।
एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरे को y पता चल जाएगा, वो क्या है हमारा डिफ्लेक्शन। बस इसको बोलते हैं 1 इंटीग्रेशन 2, मतलब डबल इंटीग्रेशन करके हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को ज्ञात करते हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके और स्लोप डिफ्लेक्शन को ज्ञात किया जाता है। पहला इंटीग्रेशन करते हैं तो स्लोप प्राप्त होती है, दूसरा इंटीग्रेशन करने पे डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। ये जो मेथड होता है ना हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड, वैसे तो ठीक है, लेकिन डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा कम्बरसम, मतलब जटिल प्रोसेस हो जाता है। मान लो मेरा कोई पॉइंट लोड लग रहा है किसी और डिस्टेंस पर, सिंपली सपोर्टेड बीम के अंदर ये लोड लग रहा है W, तो इस तरह से क्या होगा, हमारा A लग रहा है और ये B लग रहा है, तो यहां पर क्या होगा, हमारे इस वाली कंडीशन में एक लोड जो है इस सेक्शन पर लग चुका है और वहां पर हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि जो हमारा स्लोप या डिफ्लेक्शन है कितना मैक्सिमम प्राप्त होगा, यानी हमें वो ज्ञात नहीं कर पा रहे डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के अंदर। डिसकंटीन्यूअस मतलब क्या है कि यहां पर जो लोड है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहां से यहां तक तो देखो इसके जस्ट कितना 1 mm इधर गए हम, 1 mm इधर जाकर देखा हमने, इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या था, कांस्टेंट था हमारा ये पूरा, इसके जस्ट इधर गए तो ये चेंज हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन स्पान हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो डिसकंटीन्यूअस फंक्शन के लिए डिसकंटीन्यूअस केसेस में ये वाला आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन क्या है, बहुत लेंथी निकलेगा आंसर। तो उस केसेस के लिए हम क्या इस वाले मेथड का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बहुत लेंथी पड़ जाता है। वहां पर जो हमारा काम आता है वो आता है डिसकंटीन्यूअस फंक्शन का यूज करते हैं, और डिसकंटीन्यूअस फंक्शन हमारे दो होते हैं, एक तो होता है मैकले, एक होता है शेंकेस। तो अपन मैकले का यूज करते हैं और उसी मेथड को अपन बोलते हैं मैकले मेथड। तो मैकले मेथड भी मैं आपको उसमें 1-2 लाइन लिखवाएंगे। तो अपन डबल इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं वो अपन लिख लेते हैं एक बार, और ज्ञात करना मैं आपको सिखाऊंगा एरिया मोमेंट से और कंजुगेट बीम से, और उनके अपन केसेस देखेंगे। तो इसमें अपन लिख लेते हैं, इस मेथड में जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके इस मेथड में जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके स्लोप व डिफ्लेक्शन को ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रेशन करने पर स्लोप प्राप्त होती है, व दूसरा इंटीग्रेशन करने पर डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है। इसलिए इस मेथड को डबल इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। यह मेथड केवल सिमेट्रिक व प्रिज्मेटिक बीम के लिए सूटेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इनके लिए कर नहीं सकते यूज, कर तो सकते हैं दोनों केसेस के लिए। इनके अलावा भी जो नॉन प्रिज्मेटिक उसके लिए भी कर सकते हैं, जो अनसिमेट्रिक लोडिंग है उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम्बरसम, बहुत जटिल हो जाता है, इसलिए वहां पर यूज नहीं करते। वहां पर हम केवल और केवल एरिया मोमेंट मेथड, नॉन प्रिज्मेटिक वाले केस में तो केवल आप एरिया मोमेंट मेथड और किसका यूज करते हो, कंजुगेट बीम मेथड का। और जो हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन वाला जो होता है डिसकॉन्टिन्यूअस, वहां पर अपन किसका यूज करते हैं, उस वाले केस में अपन यूज करेंगे मैकॉले मेथड का। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, डिसकॉन्टिन्यूअस
केसेस में भी यह सूटेबल नहीं होता है। तो अपन कैसे याद करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर देखो जो साइन कन्वेंशन कुछ ऐसा लिया जाता है, ये लेते हैं अपन, ये हमारी बीम जो है ना बीम, उसमें देखो मैं x तो लेता हूं ऐसे और y को लेता हूं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात क्लियर है? ये जो डेल्टा है मेरा ये इससे नीचे है और स्लोप क्या है, ये है मेरी थीटा। तो साइन कन्वेंशन में लिख देता हूं मतलब जो फॉर्मूला बनाऊंगा ना मैं वो इन साइन कन्वेंशन पर आएगा। आपको हर बुक के अंदर अलग अलग मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको इस साइन कन्वेंशन पर बेस्ड है कि x क्या है हमारी, x टुवार्ड्स राइट, कहां पर है, टुवार्ड्स राइट क्या है, पॉजिटिव, मतलब टुवार्ड्स लेफ्ट क्या हुआ, नेगेटिव। y क्या है, y का हुआ पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, y डाउनवर्ड पॉजिटिव है, डेल्टा भी डाउनवर्ड पॉजिटिव है, और रह क्या गया थीटा, थीटा हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। आप देखो ना ये जो ये है ये मेरे इस तरह से, अब मैं ये हमारी इनिशियल था, यहां से मैं ऐसे चल रहा हूं, थीटा देखो ऐसे देख रहा हूं, तो ऐसे क्या होगा, ये कैसे चल रहा है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव है। अगर मैं ये लेता हूं यहां से, ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है थीटा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इन साइन कन्वेंशन के आधार पर जो मेरी इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एम अपॉन ई आई, या माइनस साइन आएगा। ये किसके अकॉर्डिंग है हमारे, ये इसके अकॉर्डिंग है, इन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। कई किताबों में आपको डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर एम अपॉन ई आई मिलेगा डायरेक्टली, माइनस लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां पर उन्होंने y को जो है कैसा माना हुआ है, ऊपर की तरफ माना हुआ है। तो इसके आधार पर अपन लेते हैं, आप इसको उतार लो, फिर मैं आगे बताता हूं डबल इंटीग्रेशन से कैसे करेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं। इन साइन कन्वेंशन के आधार पर आपको हमेशा माइनस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपने देखा होगा आप स्टैंडर्ड बुक है हमारी, जैसे मान लीजिए कोई सी स्टैंडर्ड बुक ले लो आप, टिमोशेंको में उसमें भी माइनस लिया हुआ है, वैसे जैसे हमारी रामामृता में उसमें प्लस लिया हुआ है, ठीक है, खुरमी में प्लस लिया हुआ, तो प्लस लेने से क्या दिक्कत होती है, दिक्कत कुछ नहीं है, बस वो साइन चेंज हो गया उसका, उसने y को कहाँ माना हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपन लिख देते हैं। तो आप कभी भी सब्जेक्टिव करते हैं तो वहां पर सबसे पहला काम जो रहता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर एनालिसिस और सॉम के अंदर आपको साइन कन्वेंशन क्वेश्चन के अंदर लिखने पड़ेंगे सॉल्यूशन में। तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, इंटीग्रेशन कर दिया हमने, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन एम मतलब बेंडिंग मोमेंट है, माइनस वन अपॉन ई आई इंटीग्रेशन एम प्लस में C1, ये कांस्टेंट होता है भाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डी वाई बाय डी एक्स बराबर, यही क्या होती है हमारी स्लोप होती है थीटा, बराबर माइनस वन अपॉन ई आई इंटीग्रेशन एम प्लस में C1। तो ये हमारी आ चुकी है स्लोप, ये क्या देगी हमको, ये है हमारी स्लोप आ गई पहले इंटीग्रेशन से। अब क्या करेंगे, इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर दो, एम जो होता है किसी भी सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट की हमारी इक्वेशन है, तो एक बार और कर देता हूं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, अब 2 को करेंगे अपन, तो क्या कर दिया मैंने, डी वाई बाय डी एक्स बराबर माइनस वन अपॉन ई आई, इसका एक बार और इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये एक तो ये सी था ही हमारा, प्लस में एक कांस्टेंट और आ गया डबल। तो वैल्यूज आती हैं बेसिकली, नीचे वाला तो आपने लिख ही दिया था, बेसिकली वैल्यूज ही आती हैं हमारी। आप जब इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगी वैल्यू, y बराबर माइनस वन अपॉन ई आई डबल इंटीग्रेशन m प्लस में C1 प्लस में C2, ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया। ये क्या है, ये हमारा डिफ्लेक्शन, तो हमारा स्लोप आ गया और ये आ गया डिफ्लेक्शन आ गया। तो स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों चीजें हमारी आ चुकी हैं ये इस वाले के। तो इस तरह से हम निकालते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन और ये सेकंड, इसलिए अपन इसको बोलते हैं
डबल इंटीग्रेशन मेथड। तो ऐसे निकालते तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है। अब अपन लिखेंगे इसके बाद में, वैसे मिटाता हूं। अब हम सेकंड लिखेंगे मैकॉले मेथड। तो ये जो मेथड है डिसकंटिन्यूअस केसेस में सूटेबल नहीं होता, वहां पर हमें 3 की जगह और भी इक्वेशंस का यूज करना पड़ता है कांस्टेंट्स को निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अपन दूसरा लिखते हैं मेथड। दूसरा कौन सा है? मैकॉलेज मेथड। इसमें जो काम की बात है बस वो लिखते हैं अपन, जो अपने पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कहां पर सूटेबल होता है ये। यह मेथड डिसकंटिन्यूअस केसेस में बेस्ट सूटेड होता है, क्योंकि इसमें मैकॉले डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का यूज करते हैं। तीसरा मेथड देखते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मैकॉले मेथड कहां पर सूटेबल होगा, प्रिज्मेटिक के लिए, नॉन प्रिज्मेटिक के लिए। तो ये जो दोनों मेथड थे ना, ये नॉन प्रिज्मेटिक के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थे। तो इसमें ये लाइन भी लिख देते हैं, यह मेथड भी नॉन प्रिज्मेटिक। नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको फर्स्ट क्लास में। नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक। नॉन प्रिज्मेटिक मतलब क्या है? थ्रू आउट द लेंथ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है। ये तो हमारी बीम थी प्रिज्मेटिक, अब क्या है, इन दोनों यहां तक तो इसकी डेप्थ कुछ और थी, यहां पर कुछ और है। डेप्थ चेंज हो गई मतलब उसका आई चेंज हो गया। आई बराबर बी डी क्यू अपॉन 12 होता है, तो डेप्थ ही चेंज हो गई, आई चेंज हो गया। मान लो ये 2i था और ये i था, दोनों ही केसेस में अलग अलग हो गया। इसलिए ऐसे केसेस में ये वाली बीम, ये वाला मेथड सूटेबल नहीं है। तीसरा लिखते हैं अपन। अब तीसरा मैं आपको डिटेल में बताता हूं, मोमेंट एरिया मेथड, जिसको अपन कैलकुलेट भी करके देखेंगे। एक आध दो क्वेश्चन करवाता हूं उस पर मैं। इसको उतार लो भाई, मैकॉले मेथड को। अपन थर्ड लिखते हैं मोमेंट एरिया मेथड। थर्ड कौन सा है हमारा? वो है मोमेंट एरिया मेथड। अब अपन इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। जो हमारा मोमेंट एरिया मेथड है, इसमें हमारी 2 थ्योरम होती है, मोहर्स फर्स्ट थ्योरम और मोहर्स सेकंड थ्योरम। इनको मोमेंट एरिया मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें किसी चीज का एरिया तो बताएगा आपकी स्लोप को, और किसी चीज का मोमेंट आपको बताएगा डिफ्लेक्शन को। तो स्लोप को हम ज्ञात करते हैं एरिया के आधार पे, और डिफ्लेक्शन को ज्ञात करते हैं मोमेंट के आधार पे। इसलिए अपन इस मेथड को बोलते हैं मोमेंट एरिया मेथड। तो इसमें 2 थ्योरम होती है। यह मेथड किसके लिए सूटेबल होता है? नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर के लिए। मतलब कहां के लिए? जहां मेंबर आपके ऐसे हों, इस तरह के मेंबर्स के लिए वाला मेथड बहुत ज्यादा सूटेबल है। तो अपन लिखते हैं इसमें पहले एक लाइन लिखते हैं, क्या? यह मेथड नॉन प्रिज्मेटिक बीम के लिए सूटेबल होता है। इसमें स्लोप व डिफ्लेक्शन को निम्न 2 थ्योरम द्वारा ज्ञात करते हैं। कौन कौन सी थ्योरम है? पहली हमारी कौन सी? पहली थ्योरम है हमारी मोहर्स फर्स्ट थ्योरम, ठीक। ये थ्योरम क्या कहती है, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं हम। ये थ्योरम कहती है कि आपको किसी भी बीम का स्लोप चाहिए किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट तक उस बीम का जो m अपॉन EI डायग्राम है, उस m अपॉन EI डायग्राम का आप केवल क्या ज्ञात कर लो? एरिया।
वो एरिया ही क्या बता देगा, उसकी स्लोप को। तो मतलब आपको अगर स्लोप चाहिए तो स्लोप कौन डिनोट करेगा, एरिया। किसका एरिया, एम अपॉन ई आई। अब हमें यही समझ नहीं आया एम अपॉन ई आई डायग्राम होता क्या है। तो पहले मैं आपको बताता हूं एम अपॉन ई आई डायग्राम क्या है। देखो एम का मतलब है बेंडिंग मोमेंट, और उस बेंडिंग मोमेंट मतलब एम का मतलब है बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर आप ई आई का भाग दे दो हर पॉइंट पर, जो भी आपका बीएमडी बना है, मेरा बीएमडी ये बना था, उसमें मैंने क्या कर दिया, मान लो ये थी, किसकी वैल्यू थी हमारी 10,000, ठीक है, ये 10,000 न्यूटन मीटर। ई आई इसका जो कॉम्बिनेशन है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा बी एम डी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या इसको हम बोलेंगे एम डायग्राम, ओनली एम डायग्राम, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसको बोलेंगे एम डायग्राम। इसकी वैल्यू कितनी थी, 10,000। मान लो ई आई का जो प्रोडक्ट है आपको गिवन है वो कितना है, वो है 1000। इन दोनों का गुणनफल कितना है, वैसे होता नहीं है, बहुत ज्यादा होता है MM4 के अंदर। तो 1000 मान लिया हमने, 1000 है। तो मैंने क्या किया, इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में अगर मैं 1000 का भाग दे देता हूं, मतलब किसका भाग दे रहा हूं, ई आई का भाग दे रहा हूं, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, ये आ गई 10 और ये आ गई 10। तो ये जो डायग्राम बना ये भी ऐसा ही बना है कुछ, लेकिन ये कौन सा डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट अपॉन ई आई, मतलब इसी को बोलते हैं अपन क्या, इस डायग्राम को बोलेंगे अपन एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको एक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि एम अपॉन ई आई डायग्राम क्या होता है। एम अपॉन ई आई डायग्राम का मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो भी था ना उस बीम का, उसमें आप ई आई का भाग दे दो, ई आई का भाग देने पर जो डायग्राम प्राप्त हो रहा है उसी को बोलते हैं हम एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो क्या कहती है थ्योरम, अब आपको ये थ्योरम समझ में आ जाएगी। ये थ्योरम कहती है कि किसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप चाहिए तो आप उस पॉइंट तक जो एरिया है एम अपॉन ई आई डायग्राम का, वो एरिया कैलकुलेट कर लो बस। वो जो एरिया है वो एरिया ही किसको बताएगा, स्लोप को बताएगा। मतलब स्लोप एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ एम। एम का मतलब क्या है, एरिया ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। तो यही क्या होता है। तो मेरे को अगर इसके अंदर इस वाले पॉइंट पर स्लोप चाहिए तो इसका जो एरिया है वो कैलकुलेट कर लूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मेरा क्या आ जाएगा, वो स्लोप आ गई, बस बात खत्म। तो ये बताते कितने सिंपल सा, कि कितनी सिंपल सी थ्योरम थी मोर्स फर्स्ट थ्योरम। और सेकंड थ्योरम क्या, मतलब मोर फर्स्ट थ्योरम क्या बता रही है, एरिया बता रहा है किसको, स्लोप को। सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम कहती है कि आपको जिस भी पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, मुझे सेंटर पर चाहिए, जिस भी पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, तो उस पॉइंट पर एम अपॉन ई आई डायग्राम का आप क्या ले लो, मोमेंट। ये एरिया है, एरिया का सीजी यहां पर होगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक की दूरी, तो एरिया इंटू में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया। किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस पॉइंट पर आप डिफ्लेक्शन ज्ञात करना चाह रहे हो। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो एम अपॉन ई आई डायग्राम है उसका मोमेंट ही क्या कहलाएगा हमारा, उसका मोमेंट ही हमारा क्या, एक्स बार लिखते हैं, उसका मोमेंट ही हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है, मोमेंट ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम। और मोमेंट क्या होता है, एरिया इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो भाई, आपने उसका मोमेंट निकाला, मोमेंट बता रहा है डिफ्लेक्शन को, एरिया बता रहा है स्लोप को। किसका एरिया, एम अपॉन ई आई डायग्राम का, और मोमेंट किसका, एम अपॉन ई आई डायग्राम का। तो एरिया बता रहा है स्लोप को, मोमेंट बता रहा है डिफ्लेक्शन को, इसलिए इस मेथड का नाम है मोमेंट एरिया मेथड या फिर एरिया मोमेंट मेथड। दोनों थ्योरम को लिखते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको स्टेटमेंट पूछ सकता है कि थ्योरम फर्स्ट क्या कहती है, थ्योरम सेकंड क्या कहती है, तो आप बता दोगे फर्स्ट थ्योरम तो ये कहती है, सेकंड थ्योरम ये कहती है। मैं अब इनको लिखता हूं, थ्योरम फर्स्ट को लिखता हूं मैं। इस थ्योरम के अनुसार किसी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू उस पॉइंट पर एम अपॉन ई आई डायग्राम के एरिया के बराबर होती है। मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, थीटा बी ए बराबर ए एम, माइनस ए एम लिखेंगे, ये हमारा साइन कन्वेंशन है जो मैंने बताया था ना आपको पहले, उसके अनुसार हमारा ये आएगा। यहां लिख देता हूं मैं, थीटा बी ए का मतलब क्या है, थीटा बी माइनस थीटा ए, मतलब स्लोप का डिफरेंस आएगा ये,
बी पॉइंट पर जो स्लोप है वो और ए पॉइंट पर स्लोप, उन दोनों का डिफरेंस आएगा ये। और ए एम का मतलब क्या है, एरिया ऑफ एम अपॉन ए आई डायग्राम। ठीक है भाई, तो ये हमारा थीटा बी ए का मतलब होता है, ये इसका मतलब होता है। अब हम लिखते हैं मोड सेकंड थ्योरम। अब हम क्या लिखते हैं, अब हम लिखते हैं मोहर्स सेकंड थ्योरम। ये क्या कहती है भाई, इस थ्योरम के अनुसार किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के सापेक्ष एम अपॉन ई आई डायग्राम के मोमेंट के बराबर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं पर क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन बी ए इज इक्वल्स टू माइनस ए एम इंटू में एक्स बार। तो भाई देखो ए एम एक्स बार क्या होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट कंसर्न पॉइंट। जो भी पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ एरिया है, ये पूरी टर्म को ये बोलेंगे। और यहां पर हमारा ए एम तो पता ही है, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार है हमारी डिस्टेंस बिटवीन सी जी ऑफ एम अपॉन ई आई डायग्राम एंड कंसर्न। एक्स बार क्या है, एक्स बार भाई देखो ये है, मान लो ये हमारा एम अपॉन ई आई डायग्राम था और ये इस पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, इस वाले पॉइंट पर आपको क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए, सॉरी डिफ्लेक्शन चाहिए। तो इसका जो सीजी है वो मान लो ये है और ये हमारा पॉइंट है जहां पर मुझको ज्ञात करना। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारी, एक्स होगी, एक्स बार। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है हमारी, एक्स बार। क्लियर है बात, ये होता है हमारा। तो आप इसको उतार दीजिए दोनों को। अब हम क्वेश्चन करते हैं और इसके आधार पे हम निकाल के देखते हैं कि हमारा वो वैल्यू जो है क्या आएगी, कौन से केस के लिए, हमारे मोमेंट एरिया मेथड में किस तरह से हम इसका यूज करेंगे किसी स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के लिए। दो स्टेटमेंट है सिंपल से, स्लोप निकालनी है तो एम अपॉन ई डायग्राम का आपको एरिया। तो आपको स्टेप क्या होगा, सबसे पहले तो आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे, फिर आप उसका एम अपॉन ई आई डायग्राम बनाओगे। ये दोनों डायग्राम प्राप्त होते ही अपना तुरंत स्लोप डिफ्लेक्शन निकल जाएगी। तो मैं इसको मिटाता हूं, क्वेश्चन करते हैं अपन। इस मेथड के आधार पे अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं अपन, कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द बीम शोन इन फिगर बाय मोमेंट एरिया मेथड, एमईएम। एमईएम का मतलब क्या, मोमेंट एरिया मेथड। तो भैया आपको जो दी हुई है वो ये कंडीशन दी हुई है, डब्ल्यू लग रहा है यहाँ पे, ये लेंथ है आपकी एल और ये पॉइंट है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा बी। आपको बी पर पूछ रहा है तो सॉल्यूशन, सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, ड्रॉ बी एम डी ऑफ बीम।
इसकी ई आई दे रखी है, ई आई बराबर कांस्टेंट। तो हमने इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया, यही तो होता है भाई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये वैल्यू रहती है डब्ल्यू एल, ये हमारा टोटल है, ये माइनस, तो ये क्या है हमारा बी एम डी, या बोला जाए एम डायग्राम। ठीक, अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग अबव डायग्राम बाय ई आई। ई आई से अपन इसमें भाग दे देते हैं, तो देखो क्या बनेगा। कुछ भी वैल्यू थी, हमने डब्ल्यू एल में किसका भाग दे दिया, हर पॉइंट में ये भाग दे देंगे, अपने आप ये डायग्राम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, ये वैल्यू हमारी बेस क्या है जीरो, डब्ल्यू एल बाय ई आई। तो ये किसका, ये कौन सा डायग्राम बन गया हमारा, ये बन गया एम अपॉन ई आई डायग्राम। इस डायग्राम का हमारा सी जी बताओ, सी जी कहां पर होगा, यहां से देखता हूं मैं, यहां से तो होगा एल बाय थ्री पर, तो यहां से कितनी दूरी पर होगा, 2l बाय थ्री पर, ये हमारा सी जी होगा। और सी जी की डिस्टेंस कितनी होगी, 2l अपॉन थ्री, कहाँ से, इस एंड से। ठीक है ना, ये इसकी सी जी की दूरी हो गई। और ये क्या है हमारा, माइनस है डायग्राम। डायग्राम कैसा है, नेगेटिव डायग्राम है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है स्लोप। तो मैं जानता हूं स्लोप थीटा बी ए बराबर माइनस ए एम। थीटा बी ए क्या होता है, थीटा बी माइनस थीटा ए आएगी, ये माइनस एरिया ऑफ एम अपॉन ए डायग्राम का एरिया। एरिया क्या होगा इसका, 1/2। आधार क्या है भाई, देखो इसका एरिया जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव, माइनस चल रहा था, नेगेटिव माइनस 1/2 आधार। आधार क्या है हमारा, यहां से आता की डिस्टेंस एल, ऊंचाई कितनी है ये डब्ल्यू एल अपॉन में ये। मैं चलो इसको कैपिटल एल लिख देता हूं, इसको मैंने कैपिटल एल लिख दिया। और कहीं पर भी लिखना है क्या इसको भाई, इसको अपन यहां लिख देते हैं कैपिटल एल, 2 कैपिटल एल अपॉन में 3। अब क्या बच गया मेरा एम अपॉन ये डायग्राम, ये हो गया मेरा 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई डब्ल्यू एल अपॉन में ए आई। तो भाई देखो आप इसके अंदर थीटा बी माइनस थीटा ए आप जानते हो, बना चुके हो पहले। इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट का काम क्या होता है, फिक्स्ड एंड का। फिक्स्ड एंड का काम हमारा एक होता है स्लोप और डिफ्लेक्शन को जीरो करना। तो देखो आप, इसकी जो हमारी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी वो कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। ये तो रहेगा हमारा क्या, ये तो रहेगा हमारा डिफ्लेक्शन एट बी, और ये क्या रहेगी इसकी स्लोप थीटा, थीटा बी। और थीटा ए स्लोप क्या रहेगी, जीरो। और डेल्टा ए डिफ्लेक्शन भी क्या रहेगा, जीरो। मैं लिखवा चुका हूं, फिक्स्ड एंड का काम ही क्या होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन को जीरो करना। तो थीटा ए और डेल्टा ए की वैल्यू क्या है, जीरो। मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, जीरो। तो यहां से केवल क्या आएगा आपका, थीटा बी बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 2EI, हमारा आंसर आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे, स्लोप की। ये किसमें, रेडियन के अंदर आएगी। ठीक है ना, ये हमारी वैल्यू आएगी रेडियन में। अब मैं निकालना चाह रहा हूं क्या, डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, डेल्टा बी ए, वो क्या होता है माइनस ए एम इंटू में एक्स बार। ये क्या है, मोमेंट ऑफ एरिया। डेल्टा बी ए क्या होगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए बराबर माइनस, ये जो है इसका आप मोमेंट लोगे तो मोमेंट क्या होगा इसका भाई, इसका एरिया। एरिया तो मैं लिख देता हूं, एरिया तो क्या आएगा मेरा, यही आएगा, क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 2EI इंटू में एक्स बार। एक्स बार क्या होगी, यहां से यहां। आपको किस पॉइंट पे चाहिए, मुझे तो इस वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए था, बी पॉइंट पर। तो मैं किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लूंगा मोमेंट, इस एरिया का मोमेंट लूंगा मैं यहां के रेस्पेक्ट में। तो मैं डिस्टेंस कौन सी लूंगा, एक्स बार, यहां से यहां तक की दूरी। अगर मैं इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लेता तो यहां से यहां तक की दूरी L/3 लेता, लेकिन मुझे यहां पर चाहिए तो इसके CG से लेकर के एक्स बार क्या होगा, इसके CG से कंसर्न पॉइंट तक की डिस्टेंस। कंसर्न पॉइंट क्या है, B। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, 2L/3। तो मैं इसको लिख दिया 2L/3। तो देखो भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, WL³ अपॉन में 3EI, ये हो गया हमारा। और इसमें देखो आप डेल्टा ए क्या है, जीरो है। क्यों है जीरो, फिक्स्ड एंड पर जो डिफ्लेक्शन स्लोप दोनों की वैल्यू जीरो होती है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई किसकी,
स्लोप की और डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्टेड शेप में आपको यहाँ पर बना देता हूँ, ये देखो डिफ्लेक्टेड शेप ये कैसी बनेगी, ये बनेगी हमारी इस तरह से। ये आपकी बीम है, ये ओरिजिनल शेप है, और ये क्या है इसकी, यहाँ से ये। तो यहाँ पर देखो थीटा बराबर 0 और डेल्टा बराबर 0 इस वाले एंड पर, और यहाँ पर ये जो है ये हमारी डेल्टा बी कितना है, WL³ अपॉन में 3EI, और ये क्या है इस वाले पॉइंट पर, ये है हमारी स्लोप। ये इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, ये है हमारी स्लोप। तो ये स्लोप जो है ये क्या है हमारी थीटा, ये है थीटा बराबर WL² अपॉन में 2EI। तो आपकी ये स्लोप है इस वाले पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, ठीक है। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट हो गया हमारा बी डैश नीचे जाने पर। तो बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, डेल्टा बी। स्लोप क्या है, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, ये थीटा बी लिख देते हैं पर इसको, थीटा बी की वैल्यू WL²/2EI, ये आई है इस तरह से। तो इस तरह से हम निकालते हैं सिंपल वे में क्या, स्लोप और डिफ्लेक्शन को। कौन से केस के अंदर, इसको निकालते हैं मोमेंट एरिया मेथड के द्वारा। एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ये कह रहा है कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द बीम शोन इन फिगर बाय मोमेंट एरिया मेथड। ये मोमेंट एरिया मेथड था, एंड पॉइंट पर W लग रहा है, EI कांस्टेंट है, L इसकी लेंथ है। तो मुझे डिफ्लेक्शन चाहिए डेल्टा बी और स्लोप चाहिए थीटा बी। कैसे निकालूंगा, सबसे पहला स्टेप है मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना। ये हम बना चुके हैं, हम सीख चुके हैं, WL आता है ये इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, M डायग्राम। M का मतलब मोमेंट डायग्राम। अब क्या करेंगे इसमें, आप डिवाइडिंग अबव डायग्राम बाय EI, इस डायग्राम में आप EI का भाग दे दोगे। जब आप EI का भाग दोगे तो ये क्या आ जाएगा, WL अपॉन में EI। बात क्लियर है, ये हमारा 0/0 रह जाएगा। तो ये जो डायग्राम है इसका CG क्या है, यहां पर होगा ट्राइंगल का, यहां से L/3 पर होता है, तो इस पॉइंट से 2L/3 पर होगा। बात क्लियर है, ये हमारा M/EI डायग्राम आ चुका है। ये तो आपको बनाना ही पड़ेगा, क्यों, आप देख चुके हो इस वाले मेथड में M/EI डायग्राम ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इसकी स्लोप निकाली, स्लोप क्या होती है हमारी, थीटा BA बराबर, इस पर निकालूंगा बी पॉइंट पर, यहां चाहिए मेरे को, तो थीटा BA लिखेंगे अपन। थीटा BA का मतलब क्या है, स्लोप एट B विद रेस्पेक्ट टू स्लोप एट A, मतलब थीटा B माइनस थीटा A। तो थीटा B माइनस थीटा A हम जानते हैं, थीटा A क्या है, इस वाले पॉइंट पर स्लोप है, और इस पॉइंट पर स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों चीज क्या होती है, 0। तो ये 0 हो गई, और ये किसके बराबर होती है, माइनस हमको लगाना पड़ेगा इनटू में एरिया ऑफ M/EI डायग्राम। इसका एरिया भी क्या है, नेगेटिव, इसलिए मैंने एक माइनस और लिखा है। ये तो हमारे एक्सप्रेशन का माइनस था, ये माइनस है इस एरिया का। माइनस इसका एरिया क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार है इसका L और ऊंचाई है WL अपॉन में EI। तो ये मैंने इसको सॉल्व किया, WL²/2EI इसका आ चुका है, थीटा B आ गया मेरा। बात क्लियर है। अब देखो मेरे को डिफ्लेक्शन निकालना है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ये जो एरिया है इस एरिया का मोमेंट निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, जहां पर आपको मोमेंट चाहिए, जहां पर आपको डिफ्लेक्शन चाहिए। मुझे बी पर चाहिए था, तो इसका मैं मोमेंट लूंगा बी के रेस्पेक्ट में। तो इसके सीजी की डिस्टेंस कहां से लूंगा, बी से लूंगा। बस आपको यही चीज, यहीं पर गलती करते हैं सब, कोई ए पर ले लेते हैं, भाई जिस पॉइंट पे चाहिए उसके रेस्पेक्ट में लोगे आप डिस्टेंस, वहां तक की दूरी लोगे सीजी से। अगर मेरे को यहां चाहिए होता ना सेंटर पे, तो मैं सीजी से यहां तक की डिस्टेंस लेता। तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए, डेल्टा ए 0 है, क्यों, फिक्स्ड एंड है। अब मैं इसका माइनस AM इंटू एक्स बार करूंगा, माइनस तो मेरा एक्सप्रेशन का बाहर ले लिया, AM में देख चुका हूं ऊपर ही कितना होता है, ये है AM, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, मतलब माइनस WL²/2EI इंटू में एक्स बार क्या होगा मेरा, यहां से यहां तक की दूरी 2/3 इंटू में L, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, WL/3EI। अब देखो इस प्लस का मतलब क्या है, इस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस आ रही है, प्लस इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज स्लोप कैसी है हमारी, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रखा था। ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कैसा डिफ्लेक्शन होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। ये मैंने इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाई है कि थीटा ए और डेल्टा ए तो क्या है 0, और यहां पर डेल्टा बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू है WL/3EI, और स्लोप है हमारी थीटा बी बराबर। तो अपना ये कंप्लीट हो चुका है पहला क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको इसी के अंदर, जिससे आपको समझ में आए। अब बाद में है ना, आपको ये नहीं करूंगा, आपको ऐसे बताऊंगा नहीं कि भाई थीटा बी ऐसे आया है, डेल्टा बी, वहां पर डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखेंगे कि UDL के कारण थीटा बी बराबर इतना होता है, और डेल्टा बी कितना होता है WL/3EI। ऐसे अपन शॉर्ट में चलेंगे आगे, वो अपन देखेंगे। एक और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको इसी के अंदर, जिसको आधा मैं करूंगा, आधी प्रैक्टिस आप करेंगे। लिखेंगे कैलकुलेट, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, कैलकुलेट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एट एंड पॉइंट ऑफ द बीम शोन इन फिगर बाय मोमेंट। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज। अब इसमें देखो ई आई कॉन्स्टेंट थी भाई, मैंने तो पहले ही बोल दिया था ये मेथड किसके लिए सूटेबल है, नॉन प्रिज्मेटिक के लिए। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं नॉन प्रिज्मेटिक वाला केस लेकर के चलता हूं। तो देखो ये मैं ले लिया इस तरह से, ये मान लो ये लग रहा है मेरा W, ये है L/2 और ये है L/2, ठीक है। ये 2I है और ये I है, और E बराबर क्या है, कांस्टेंट। I चेंज हो गया, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब इस मेथड के, इसके लिए वाला मेथड सबसे सूटेबल है। ऐसे क्वेश्चंस में आप इन्हीं का यूज करोगे, मोमेंट एरिया का या जो नेक्स्ट है कंजुगेट बीम उसका। तो मैं सबसे पहला स्टेप क्या है, वही ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ बीम। तो आपको मालूम है, आप खूब पढ़ चुके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भैया इस पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे, 2I है, I है, वो तो केवल किस पे डिपेंड करता है, लोड पे और लेंथ पे। आपने कहीं पर देखा क्या बेंडिंग मोमेंट की किसी भी एक्सप्रेशन में बेंडिंग मोमेंट के में EI आ रहा है, कहीं पर नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, W और L। मतलब बेंडिंग मोमेंट हमारा केवल लेंथ और लोड पर डिपेंड करता है। जो हमारी प्रॉपर्टी है सेक्शन की, मतलब E हुई और I हुई, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बेंडिंग मोमेंट बना दिया, वो तो वही आएगा, लेंथ इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब WL, ये हमारा। अब लेकिन ये चेंज हो जाएगा हमारा, ये क्या है, अब कह रहा है डिवाइडिंग अबव बाय EI से आप डिवाइड करोगे। E तो कांस्टेंट है लेकिन I कांस्टेंट थोड़ी है। तो आपने क्या किया, ये देखो सेंटर पर अगर मैं देखता हूं ना, अगर मैं सेंटर पर देखता हूं, ये देखो अगर मैं बिल्कुल सेंटर पर देखता हूं, ये चलता जा रहा हूं, तो यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है मेरे, ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये W इंटू में L/2 होगा। ये कितना होगा, WL/2। ये पॉइंट WL/2 तो होगा, यहां से इस पॉइंट पर मोमेंट कितना, WL/2 होगा। यहां पर WL, यहां पर 0। तो देखो अब मैं बनाता हूं इसका M/EI डायग्राम। मैंने यहां पर भाग दिया तो 0 ही आएगा। इस पॉइंट पर मैं, इस सेक्शन पर I जो है चेंज हो रहा है, इस सेक्शन के जस्ट राइट जाता हूं तब तो I का भाग देना पड़ेगा, जस्ट लेफ्ट जाता हूं तो 2I का भाग देना पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं। तो पहले तो मैं, लेकिन मेरे को दिखाना इसी सेक्शन पड़ेगा। जैसे अपन देखते थे शियर फोर्स वाले में, एक ही सेक्शन पर जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में प्लस आता था और माइनस, उसको दिखाते थे एक सेक्शन पर ही। बेंडिंग मोमेंट के केस में एक ही सेक्शन पर जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट चेंज होता था, उसको हम दिखाते थे इस तरह से। ऐसे ही इस वाले केस में भी मेरे को ऐसे ही कुछ दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं जो हमारा बेंडिंग मोमेंट है WL/2, ये M यही तो हुआ, यही का हुआ हमारा M हुआ। इस M में किसका भाग दूंगा, EI का भाग दूंगा। तो EI कितना है, देखो भाई, पहले तो मैं, E तो कांस्टेंट है और I क्या है, I है। तो पहले अगर मैं इसमें EI का भाग देता हूं तब तो मेरी वैल्यू आती कितनी, तब तो मेरी वैल्यू आती है ये वैल्यू आई मेरी WL/EI। मेरे को भाई M/EI डायग्राम बनाना है ना, तो EI का भाग दूंगा। इस वाले पोर्शन में E तो E है और I क्या है, I है। तो WL/2 है, WL/2 है, WL/2 इंटू EI आ गया। इसको मैं अलग पेन से दिखाता हूं। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू कितनी आई है, ये आई है मेरी ये देखो भाई, ये जो मेरी वैल्यू आई है ये कितनी है, WL/2 और E का जगह E आएगा और I की जगह I। क्यों, क्योंकि इस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो I क्या है, यहां पर I है। इसके जस्ट लेफ्ट गया तो मेरे को इसी मोमेंट में I की जगह 2I का भाग देना पड़ रहा है। 2I का भाग दूंगा तो 4I हो जाएगा। ये WL/4EI, 4 क्या होगा, इससे नीचे आएगा ऊपर आएगा। किसी में ज्यादा का भाग दोगे तो कमी तो हो जाएगा, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जस्ट हाफ हो जाएगी। कितना हो जाएगा, ये हो गया, इसका हाफ हो गया। तो देखो भाई, इस वाले सेक्शन पर जस्ट रह जाते तो हमारा ये हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, ये है WL/4EI। ये कहां पर है, इसके जस्ट लेफ्ट में। और यहां से डायग्राम कैसा चलेगा हमारा, भाई डायग्राम तो हमारा लीनियर चलेगा, इसमें ये यूं चलता गया और फिर एंड में जाकर कितना आएगा हमारा, WL में, एंड में मूवमेंट कितना WL, और यहां पर किसका भाग दोगे, E की जगह तो E आएगा,
आई की जगह क्या आएगा 2i, जब आप 2i का भाग दोगे तो क्या हो गया WL अपॉन में 2EI। तो एंड में भी इसकी वैल्यू यहां तक ही आएगी, लेकिन आप क्या करोगे, ये ऐसा बनेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कितना है, WL अपॉन में 2EI, नेगेटिव नेगेटिव। WL अपॉन में 4EI, WL अपॉन में 2EI। तो क्या किया मैंने इस सेक्शन पर जस्ट लेफ्ट साइड देखा तो मोमेंट तो यही था इस सेक्शन पर WL अपॉन 2, इस सेक्शन मोमेंट का WL बाई 2 है, लेकिन जस्ट लेफ्ट जाऊंगा, राइट जाऊंगा तो I का भाग दूंगा तो वैल्यू आई WL अपॉन 2EI, जस्ट राइट जाऊंगा तो 2i का भाग दूंगा तो WL अपॉन 4EI आई, और यहां से फिर जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो मोमेंट वही ऐसे ट्रायंगुलर वेरिएशन होगा, और एंड पर मोमेंट कितना है WL, उसमें भाग दूंगा, ई तो कांस्टेंट है, अब कौन से आएगा भाग जाएगा 2i का, तो ये WL अपॉन 2EI। तो इन दोनों पॉइंट पर तो देखो सेम है WL अपॉन 2EI, और यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारे बन चुका है क्या, ये बन गया हमारा कौन सा डायग्राम, ये बन गया मेरा M अपॉन EI डायग्राम। अब देखो भाई पिछले केस में तो सेम था बेंडिंग में डायग्राम, EI बस EI का भाग जा रहा था, इसमें चेंज हो गया कि नहीं हो गया, इसमें पूरी दशा ही चेंज हो गई। अब क्या है, तरीका वही हमारा, स्लोप थीटा बी ए बराबर माइनस AM, आपको बी पॉइंट पर स्लोप चाहिए ना, तो क्या होगी थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर माइनस इंटू में इसका एरिया। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, आपकी इच्छा है भाई, एरिया कैसे निकालो, या तो आप ऐसा करो, इसको पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो भाई। 3 पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे आप इस पूरे को, 3 पार्ट में ऐसे कर लो, एक तो आप इसको मान लो, इसको तो कर लो ये एरिया नंबर, ये तो हो गया आपका, ये जो है ऊपर वाला ये तो हो गया पहला एरिया, ये ठीक पहला ट्रायंगल, ये हो गया आपका दूसरा एरिया, और ये हो गया तीसरा। इन तीनों के अलग अलग निकाल लो एरिया, तीनों के अलग अलग एरिया निकाल कर कंप्लीट का आ जाएगा। हो सकता है किसी में ज्यादा दिमाग है तो वो क्या करेगा, इसको यहां से यूं करके ये पूरा एक ट्रेपेजोइडल उसका निकाल लेगा, इन दोनों ट्रायंगल। हो सकता है किसी में और ज्यादा दिमाग है, क्या करेगा, एक तो इस ट्रायंगल को एक एरिया और एक ट्रेपेजोइडल हो गया हमारा दूसरा एरिया, वैसे निकाल ले, कैसे निकाल लो भैया आपकी इच्छा है। तो देखो भाई मैं इसको थीटा बी इसका एरिया लिखता हूं, मैं इसका एरिया क्या होगा मेरा, इसका एरिया अपन लिखते हैं, तो एरिया तो मैं इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा मेरे को, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए इन तीनों को ही जोड़ना पड़ेगा अलग अलग। तो जोड़ते हैं अपन, माइनस तो मेरा साइन का आ गया, अब AM लिखूंगा, देखो ये भी माइनस है मेरा, और ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है। तो देखो माइनस, इसका एरिया निकालता हूं, 1/2 आधार क्या है, ये कितना है L/2, और ये ऊंचाई कितनी है, ये है WL अपॉन 2EI, WL अपॉन में 2EI। तो ये तो हो गया मेरा पहले वाले का ट्रायंगल का एरिया। समझ में आगे नहीं आया, माइनस क्यों लिखा है मैंने, ये माइनस तो है एक्सप्रेशन वाला माइनस, ये माइनस किसका है, एरिया नेगेटिव है, इसलिए 1/2 आधार यहां से यहां तक की दूरी L/2, ऊंचाई यहां से यहां तक की दूरी WL अपॉन में 2EI। तो ये मैंने कंप्लीट किया, तो ये वैल्यू आ गई मेरी, ये ऐसे ही एक एरिया ये वाला जोड़ूंगा प्लस में इसका एरिया, इसका क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, भाई ये रेक्टेंगल ही तो है, तो माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये भी क्या है माइनस में चल रहा है, तो ये तो हो गई L/2 इंटू में ये क्या हो जाएगी यहां से यहां तक की दूरी, ये रही ना ये WL अपॉन में 4EI, WL अपॉन में 4EI। बात क्लियर है। उसके बाद में तीसरे का एरिया निकालूंगा मैं, प्लस उसको भी जोड़ना पड़ेगा, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2 आधार, ये दूरी, ये क्या हो जाएगी मेरी, भाई यहां से यहां तक WL अपॉन 4EI है, तो ये भी WL अपॉन में 4EI हो जाएगी, और ये हो जाएगा W। तो 1/2 आधार क्या है L/2, ऊंचाई WL अपॉन में 4EI, इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, थीटा बी बराबर, देखो माइनस, ये हो गया मेरा माइनस 1/2 आधार WL स्क्वायर अपॉन में 2 दूनी 4 दूनी 8EI माइनस का, ऐसे ये भी माइनस का आएगा 1/2 L, सॉरी एक नहीं है L/2 है, WL स्क्वायर अपॉन में 4 दूनी 8EI, ऐसे वो भी माइनस WL स्क्वायर अपॉन में 4 दूनी 8 दूनी 16EI, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा
प्लस माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। थीटा बी बराबर टोटल प्लस हो चुका है। अब इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे हम, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में ई आई कॉमन ले लिया हमने, ये कॉमन ले लेंगे तो इधर तो आ गया मेरा 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/16। आप क्या करोगे इसमें, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में ई आई 16, आपने एलसीएम ले लिया, 2 + 2 + 1 बराबर 5/16 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में ई आई। बात क्लियर है क्या नहीं। थीटा भी, तो आपका जो स्लोप है वो क्या आ रही है, प्लस 5/16 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में ई आई। प्लस का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज स्लोप। तो यह आपने देखा, क्या देखा कि नॉन प्रिज्मेटिक बीम जो है उसके लिए हमारा ये मेथड सबसे सूटेबल था। आप डबल इंटीग्रेशन उससे आप सब्जेक्टिव बुक्स के अंदर देखना तो बहुत लेंथी, कम से कम पूरा पूरा एक पन्ना बढ़ जाए। ये तो मैंने जानबूझ करके आपको भरा है समझाने के लिए, ये तो केवल एक लाइन का एक्सप्रेशन है। आप चाहो तो इसको केवल डायरेक्टली आप थीटा बी माइनस थीटा एरिया ही तो निकालना है, आप ये वाला टर्म लिख सकते हैं डायरेक्ट आप बिना कॉपी पेन के भी। तो आप ये केवल एक लाइन की एक्सप्रेशन है, ये तो मैं आपको पूरा खोल करके इतना थोड़ी करते हैं, ये तो समझाने के लिए है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई थीटा बी की। तो आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने इस कंप्लीट एम अपॉन ई आई का केवल और केवल एरिया निकाला है, वो एरिया ही क्या बता दिया, हमारा स्लोप आ गई। अब आपको क्या निकालना है, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए। तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस एम अपॉन ई आई डायग्राम का मोमेंट लोगे। और आप मोमेंट कैसे लोगे, अब देखो ये तो अलग अलग डायग्राम बन गया, तो पहले इसका मोमेंट निकाल लो इस पॉइंट के सापेक्ष में, फिर इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, जैसे आपने अलग अलग एरिया निकाले, और उन तीनों को आप जोड़ दो तो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा बी आ जाएगा। उसको आपको खुद से करना है, प्रैक्टिस करनी है, बस कैलकुलेशन है। वैसे मैं आपको बता देता हूं किस तरह से करते हैं अपन। तो आप इसको उतारो, अब मैं इसको डिफ्लेक्शन के लिए लिखता हूं, आप इसको उतारें, वैसे मिटाता हूं। एक बार मैं ये लिख लेता हूं जिससे ठीक ठीक है 816 ये। अब देखो भाई, अब हम इसे करते हैं आगे कैरी फॉरवर्ड। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी। डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे, डेल्टा बी ए बराबर माइनस ए एम इंटू में एक्स बार। डेल्टा बी क्या होता है, डेल्टा बी माइनस डेल्टा ए बराबर माइनस, अब आपका इसका आप ए इंटू में एक्स बार निकालोगे तो आप, मैं इसको चलो लिख देता हूं, ए एम डॉट एक्स बार ऑफ फर्स्ट मतलब इस एरिया का, प्लस में ए एम डॉट एक्स बार ऑफ सेकेंड, प्लस में ए एम डॉट एक्स बार थर्ड। भाई तीन अलग अलग एरिया हो गए ना, इसलिए तीनों का अलग अलग लिख दिया मैंने। तो ये वाला तो हमारा जीरो हो ही गया, ये तो क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब मैं इनका लिख देता हूं, डेल्टा बी बराबर माइनस ए एम, ये कितना था हमारा, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 ई आई था, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 ई आई, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 ई आई था। आपने देखा था ना भाई, ए एम कितना था, 1/2 तो आधार इंटू चाहिए, आधार एल बाई 2 और ये 4 ई आई, मतलब इसका कितना था, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 8 ई आई। पिछले एक्सप्रेशन से लिखा मैं डायरेक्टली ये ए एम, लेकिन आप इसका एक्स बार क्या लिखोगे भाई, इसका एक्स बार क्या होगा हमारा, इसका एक्स बार हम यहां पर मैं आपको पहले ही डिनोट कर देता हूं, इसका एक्स बार होगा यहां से, ये हमारा पहला एरिया है, तो इसका एक्स बार क्या होगा, इस पॉइंट से इसका सी जी कुछ यहाँ पर होगा, इसका सी जी कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ से जो यहाँ तक की दूरी है यही है x1 बार, ये कितनी होगी, यहाँ से l/3 पर होता है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, l/2, l/2 के यहाँ से 2/3 l पर ही तो होता है, तो 2/3 यहां से किस दूरी पर होगा, 2/3 l पर होता है, लेकिन l कितना है, ये l/2 के बराबर है, तो कितना 2 से 2 कट गया, l/3 आ गया। तो x बार हो गया हमारा l/2।
3 x1 बार, इसका तो CG क्या हो गया हमारा इस पॉइंट से, x1 बार की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, x1 बार बराबर L/3। और इस वाले की क्या हो जाएगी हमारी, इस वाले की हो जाएगी, इसका CG सेंटर पर होगा बिल्कुल यहां पर, तो यहां से लेकर के और यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया x2 बार, ये हो गया हमारा यहां से यहां तक की दूरी क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ हमारी L/2 ये और L/2 का हाफ ये है, मतलब उस L/2 का L/4 हो गया, तो ये होगा 3/4 इंटू में 3/4 पर हो जाएगी। और इसका CG कहां पर होगा, तीसरे वाले का CG कहां पर होगा, ये हमारा मान लीजिए ये दूसरा पॉइंट था और ये तीसरा है, तीसरा एरिया हमारा, तो इसका जो CG था वो तो है यहाँ पर, और इसका CG होगा यहाँ से, इसकी टोटल जो लेंथ है उसके L/3 पर होगा। लेकिन हमें तो x बार कहाँ से निकालना है, इस पॉइंट से निकालना है, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है ये दूरी ही तो क्या होगी हमारी, ये होगी x3 बार, और ये किसके बराबर होगी भाई, L/2 के L/3 पर है ये, तो मैं इस टोटल L में से क्या कर दूं, इस दूरी को घटा दूं, तो टोटल L, भाई ये समझ लेना ये कहां से आएगा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बाद में आप सोचो। ये टोटल थी हमारी लेंथ L, इसका ये हमारा L/2 और L/2 के भी L/3, मतलब इस पॉइंट पर है हमारा ये, तो इस L में से अगर मैं इस x को घटा दूं, इस x को घटा दूं, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी L-x, यही हमारा क्या है, x3 बार। तो मेरे को पहले तो x निकालना है, x क्या है हमारा, इस डिस्टेंस का L/3, इस डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है L/3, ये डिस्टेंस ही कितनी है हमारी, L/2 है, L/2 का भी 1/3, L/3 पर होता है ना भाई, ट्राइंगल का क्या होता है, L/3 पर होता है, और L कितना है, L/2 है, तो L/2/3 मतलब L/6, तो x हमारा आ गया L/6 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल L में से मैं L/6 को हटा देता हूं, L - L/6, 6 आ गया LCM, 6 में से 5/6 L, तो मैं ये हमारा x3 बार क्या हो गया, 5/6 L हो गया, 5/6 क्या हो गया, L हो गया ये हमारा। हम इस वाले पॉइंट से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसी पर चाहिए मेरे को डिफ्लेक्शन, टोटल L था, L में से मैंने ये घटा दिया, L/6 तो कितना आ गया, 5/6 L, तो x1 बार पता है, x2 बार पता है, x3 बार पता है, ये वैल्यूज लिख देता हूं मैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने जो अभी ऊपर ज्ञात किया था ना, मैंने जो यहां पर ज्ञात किया था, एरिया इंटू में x बार x1 बार आएगा, ठीक है, तो इसका जो x बार है वो कितना है हमारा, L/3 है, L/3 कर दिया, प्लस में एरिया, दूसरे वाले का एरिया वो भी इतना ही था हमारा, -WL² 8EI, और उसका लेंथ कितनी है x बार, ये है हमारी 3/4 L, 3/4 इंटू L, प्लस में इसका एरिया भी क्या था हमारा, -WL² 16EI, ठीक, इंटू में इसकी x बार कितनी है, 5/6 L, 5/6 L। अब क्या करूंगा, इन तीनों को मेरे को जोड़ना है बस, डेल्टा भी, भाई माइनस तो कॉमन ले लूँ सब में से बाहर, माइनस माइनस प्लस हो गया, बस इसका मैं गुणा कर दें, WL² इंटू में L करोगे तो WL³ 8 दिया 24EI, माइनस को अंदर गुणा कर दिया, सब प्लस हो गया, प्लस में ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, WL² इंटू में L, WL³ 3 ऊपर है और नीचे है 8 चौक 32, 3/32 EI, प्लस में देखो 5/16, 16 छिक्की 96, 5/96 WL³ EI। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, 96 आ जाएगा एलसीएम। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूं। सबसे पहले तो इनमें से WL³ आया, WL³ में EI तो मैंने ले लिया कॉमन, यहाँ से मैंने एलसीएम ले लिया 96, तो 24 का भाग दिया 24 दूनी 48, 24 किया 72, 24 चौके 96, 4 आ गया, प्लस में 32 से कम 32 दूनी 64, 32 दिया 96, 3 प्लस में 96 कम 96,
तो कितना हो गया है मेरा 4 3 7 और 1 8/96 WL³ में EI। कट सकता है क्या? और बिल्कुल कट सकता है। किससे कट जाएगा ये? अभी तो 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 2/96 में अगर 4 का भाग देंगे अपन तो कितनी बार जाएगा? 24 बार। और वो भी और भी आगे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 2 चलो 1/12, मतलब WL³ में 12EI। आ गया भाई, मेरा डिफ्लेक्शन आ गया। तो मेरा डिफ्लेक्शन कितना आया? ये WL³ में 12EI। इस तरह से हम निकालते हैं भाई इस मेथड के द्वारा स्लोप और डिफ्लेक्शन को। ये हमारा मेथड बहुत यूजफुल था इन प्रिज्मेटिक केसेस। कैसे पूछेगा अपन, इस तरह से मैंने आपको बता दिया डिटेल के अंदर। अब मैं आपको इसमें और तो क्वेश्चन कराऊंगा नहीं, किस तरह से करेंगे अपन, ये अपना सिंपल मैंने बताया था। आगे अपन चौथा मेथड देखेंगे, कंजुगेट बीम मेथड। उसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी सिमिलर है दोनों मेथड, कोई डिफरेंस नहीं है। इस मेथड से देखो आपसे जो पूछ सकता है ना, वो पूछ सकता है केवल और केवल आपसे स्लोप पूछ सकता है ज्यादा पहली चीज तो। और क्या पूछेगा? दोनों स्टेटमेंट, मोर फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, सेकंड क्या कहती है। इस तरह से अपन निकालते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा कंजुगेट बीम मेथड, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे हम उसे। और उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसके जो सिंपलेस्ट जो केसेस है उन सभी के डायरेक्टली स्लोप और डिफ्लेक्शन को ज्ञात करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।